हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का रेंसिडिटी एंड कोरोजन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली में आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये लास्ट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का। तो रेंसिडिटी और कोरोजन ये दोनों अनडिजायरेबल नेचुरल केमिकल प्रोसेस होते हैं जो नेचर के द्वारा ये क्रिएट किया गया प्रोसेस है। तो सबसे पहले रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉइलेज ऑफ ऑयली और फैटी फूड्स टू बिकम अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट एंड एब्नॉर्मल कलर। जो हमारे भोजन है, जो फैटी सब्सटेंसेस का बना हुआ फूड है, वह फूड बहुत ज्यादा दिनों तक के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। धीरे धीरे उसका टेस्ट, उसका कलर, स्मेल, ये सारा का सारा उसका चेंज कर जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। और उस फूड को हम क्या कहेंगे? तो रेंसिड फूड के नाम से जानेंगे। रेंसिड फूड एक्चुअली में रेंसिडिटी जो होते हैं, रेंसिडिटी के लिए फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर रेंसिडिटी प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, बैक्टीरियाज और फंगस, लाइट एंड टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, रेंसिडिटी कब होगा? जब हम फूड सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में हम एक्सपोज कर देंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मॉइस्चर की उपस्थिति में, बैक्टीरिया फंगस की उपस्थिति में, लाइट के प्रेजेंस में, या टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के प्रेजेंस में रेंसिडिटी प्रोसेस होते हैं। और एक्चुअली में रेंसिडिटी कैसा प्रोसेस है? तो ये जो होते हैं अनडिजायरेबल केमिकल फेनोमेना होता है जो नेचर में होते हैं। क्लियर? रेंसिडिटी कितने तरह के होते हैं? तो रेंसिडिटी का पहले डिफिनेशन जान जाइए। रेंसिडिटी कहेंगे किसे हम? तो रेंसिडिटी वह केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑयली और फैटी फूड्स जो होते हैं, उसके फैट्स, उसमें जो फैट होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या नहीं तो मॉइस्चर की उपस्थिति में, या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की उपस्थिति में, इंक्रीजिंग टेम्परेचर की उपस्थिति में, या लाइट की उपस्थिति में जो फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्पॉइल कर जाते हैं। यानी उसमें फैट जो होते हैं वो फैट डिकम्पोज हो करके अनवांटेड या अनप्लीजेंट प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से फूड हमारा खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, it is a chemical process in which oils or fats decomposed either presence of oxygen or moisture, bacteria, fungus to produce unpleasant products. Clear? What is rancidity? तो rancidity is a
a chemical process in which oils or fats decomposed either presence of oxygen या moisture, bacteria, fungus to produce unpleasant products, जिसके कारण से जो हमारे फूड आइटम होते हैं वो स्पॉइल कर जाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। और उस फूड को हम क्या कहेंगे? रैंसिड फूड के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ये कितने तरह के होते हैं? तो ये दो तरह के होते हैं। पहला हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी? तो जो फैट्स और आयल्स हैं जो फूड में प्रेजेंट हैं वो मॉइस्चर, बैक्टीरियाज की उपस्थिति में ये डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? ग्लिसरॉल, साथ ही साथ डिकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका टेस्ट कैसा होता है? तो टेस्ट या उसको कहेंगे हम अनप्लीजेंट प्रोडक्ट। ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता है। सो दैट फैट और ऑयल वाटर के प्रेजेंस में, जो नेचर में मॉइस्चर है उसके प्रेजेंस में, जो नेचर में बैक्टीरिया है ओपन कंडीशन में उसके प्रेजेंस में फैट्स और ऑयल डिकम्पोज करके ग्लिसरॉल और डिकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? अनप्लीजेंट प्रोडक्ट, जिसके कारण से हमारा फूड जो है सो अनप्लीजेंट हो जाता है। क्लियर? सेकेंड टाइप ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस की उपस्थिति में जो हमारे फैट्स और ऑयल्स हैं फूड इंग्रेडिएंट में है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाते हैं। और डिकम्पोज करके क्या बना देते हैं? डिकार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण कर देते हैं। साथ ही साथ एल्डिहाइड में भी डिकम्पोज कर जाते हैं और कीटोन्स में भी डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? अनप्लीजेंट प्रोडक्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि प्रोसेस जो भी हो, जो हमारे फैट्स और ऑयल्स हैं वो किस में डिकम्पोज कर जा रहे हैं? डिकार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि जो सब्सटेंस, जो रेंसिड फूड होंगे उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, स्मेल भी अनप्लीजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेस में जो फैट्स और ऑयल हैं वो अनप्लीजेंट डिकम्पोज होकर के अनप्लीजेंट प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि हम रेंसिडिटी से हम कैसे भोजन को बचा सकते हैं? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जो ही भोजन को हम ओपन कंडीशन में एक्सपोज करेंगे तो उस भोजन में फूड्स और ऑयल्स जो है डिकम्पोज होना शुरू कर देगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर, बैक्टीरिया की उपस्थिति में, जिसके कारण से उस फूड का टेस्ट खट्टा हो जाता है। यानी कि उस फूड में डिफरेंट तरह के अनप्लीजेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस कारण से फूड रेंसिड हो जाते हैं। क्लियर? अब हम इसका प्रिवेंशन, ध्यान दीजिएगा, रेंसिडिटी का बचाव हम कैसे करेंगे? पॉइंट 1, जो हमारा फूड है उस फूड को हम रेफ्रिजरेटर में डाल करके हम उसको रेंसिडिटी प्रोसेस से बचा सकते हैं। होता क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफी स्लो होते हैं और हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफी हाई होते हैं। सो दैट
कीप फूड्स इन रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रख करके सुरक्षित रख सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। चूंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर लो होता है, सो काफी स्लो कंडीशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होंगे। तो कुछ दिन के लिए हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख करके सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंड, कीप अवे फूड फ्रॉम लाइट एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, यानी कि हम रेंसिडिटी से फूड को बचा सकते हैं कब? जब हम लाइट से और टेम्परेचर से दूर रखे फूड को। तीसरा, कीप फूड इन कोल्ड प्लेस, कोल्ड प्लेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम होंगे, सो दैट रेंसिडिटी प्रोसेस भी कम होंगे। फोर्थ पॉइंट, यूज फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर में ऑक्सीजन है तो कंटेनर से हम एयर को निकाल करके फूड को डाल करके सील कर दिया, तो इस प्रोसेस से भी हम रेंसिडिटी प्रोसेस से फूड को हम बचा सकते हैं। 5 पॉइंट, यूज N2 एज एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस को हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहेंगे? तो वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। तो नाइट्रोजन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, और हम इस प्रोसेस का प्रयोग करके नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग करके डब्बा में या सैचेट में जो हम फूड आइटम रखते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस को हम फिलअप करके हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बचा सकते हैं फूड को। 5वां के बाद छठा, बाय यूजिंग सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? कॉमनली हम लोग यूज करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, कॉमनली 2 तरह का यूज करते हैं। 0.1A ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल या हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको क्या कहेंगे? BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एंड B सेकेंड को क्या कहेंगे? BHT का मतलब क्या हो गया? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूम। तो हम इस तरह का एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, हम सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का फूड में यूज करके हम रेंसिडिटी प्रोसेस से हम भोजन को बचा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कोरोजन प्रोसेस में आ रहे हैं। कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन इज ऑल्सो अनडिजायरेबल नेचुरल फेनोमेना विच अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कोरोजन क्या है? ये अनडिजायरेबल नेचुरल फेनोमेना है जो मेटल के सरफेस के ऊपर होते हैं, जिसके कारण से मेटल का शाइनिंग समाप्त हो जाता है।
तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज, नेक्स्ट पॉइंट, कोरोजन। कोरोजन क्या है? इट इज अनडिजायरेबल नेचुरल फेनोमेना which occurs on the surface of metal in the presence of air, moisture। एयर में बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी है, साथ ही साथ मॉइस्चर भी है। तो कोरिजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? एयर और मॉइस्चर। ध्यान दीजिए, होता क्या है, कोरिजन प्रोसेस कहां पे होता है? तो सरफेस के मेटल पे होते हैं। जैसे जनरल फिनोमेना का हम लोग स्टडी करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस है? कोरोजन प्रोसेस है। और ये कहां पे होते हैं? मान लेते हैं कि ये एक आयरन का टुकड़ा है, तो ये Fe एटम के बने हुए हैं। तो सरफेस पे सारे के सारे Fe एटम है। एक्चुअली में ये क्यों होता है? यहां भी Fe एटम है, सारा Fe एटम है। तो सरफेस का जो Fe एटम है वो अनबैलेंस्ड फोर्स को फील करता है। जैसे बीच का जो Fe एटम है वो चारों तरफ से ये दूसरे Fe से बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं। तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, लेकिन सरफेस पे जो एटम है वो आगे तो नहीं जुड़े हुए हैं दूसरे एटम से, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स को फील कर रहे हैं। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये क्या करते हैं, जो नेचर में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, इसको अपने तरफ इंटरैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? कौन करते हैं? तो मेटल का सरफेस का जो एटम है वो अपने आप को अनबैलेंस्ड फोर्स का फीलिंग में आ रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स को फील कर रहे हैं। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उसको अपने तरफ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरैक्ट करके वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन भी कर रहे हैं। तो रिएक्शन कर रहे हैं कैसे? Fe सरफेस एटम का Fe है, ये एयर में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या दे रहे हैं? Fe2O3.X और इसको क्या बोला गया? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला गया। और इसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को रस्ट बोला गया, और इस केमिकल प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? रस्टिंग प्रोसेस के नाम से जाना गया। तो रस्टिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? तो ये कोरोजन प्रोसेस है जो अनडिजायरेबल है। इच्छा नहीं करता है कि लोहे में जंग लगे, लेकिन लोहे में जंग लगना एक नेचुरल फेनोमेना है, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट पर ईयर अरबों रुपया खर्चा करते हैं अपने सब्सटेंसेस को, उनके पास जो लोहे का बना हुआ आइटम्स है उसको रस्टिंग प्रोसेस से बचाने के लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस हो गया? कोरिजन प्रोसेस। और इसमें क्या हो गया? सरफेस का जितने भी एटम है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर बैठते हैं, और रिएक्शन करके क्या बना दिए? रस्ट का निर्माण कर दिए। तो ये सारा का सारा सरफेस का एटम अब किस में कन्वर्ट हो गया? रस्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम समझ रहे हैं कोरिजन प्रोसेस में। अब कोरोजन प्रोसेस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट मेटल का कोरोजन प्रोसेस। अब जैसे कि
मैग्नीशियम मेटल के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डेवलप हो जाता है। सेम यही प्रोसेस है। क्या होता है कि सरफेस का जो मैग्नीशियम एटम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। क्लियर? ये जो मैग्नीशियम का एक हम मेटल का टुकड़ा लेते हैं, तो सरफेस का जो भी एटम है, ये सरफेस के एटम है। सरफेस के एटम ऑक्सीजन को अपने तरफ इंटरैक्ट किया और ऑक्सीजन के को इंटरैक्ट करके सरफेस के एटम जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके किस चीज का निर्माण कर दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर? लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एयर में मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया। यानी कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मॉइस्चर को अपने तरफ इंटरैक्ट करके कंबाइन कर गए और कंबाइन करके क्या बना दिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेयर बना दिए। कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ इंटरैक्ट करके क्या बना दिए? मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर लिया। तो हम लोग स्टडी करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से उसको रब कर दिया जाता है। क्यों रब कर दिया जाता है? तो स्टोनी लेयर का निर्माण कर लेता है कोरोजन प्रोसेस के माध्यम से। ये कैसा लेयर हो गया? स्टोनी लेयर, यानी स्टोन के तरह का ये लेयर हो गया। तो अगर हम इस लेयर के साथ मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो ये लेयर डिकम्पोज होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होंगे और वो टुकड़े हमारे स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से रब कर दिया जाता है। चूंकि मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं उसके सरफेस के ऊपर कोरोजन प्रोसेस के माध्यम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक स्टोनी लेयर का निर्माण कर लेता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या कॉपर मेटल के ऊपर कोरोजन प्रोसेस का होना। तो कॉपर मेटल के ऊपर में, कॉपर जब मार्केट से खरीद करके लाते हैं, कॉपर का बर्तन जग, तो मार्केट से खरीद कर लाते हैं उस समय कितना शाइनिंग करता है, लेकिन यूज करते करते धीरे धीरे समय बीतते बीतते उसकी शाइनिंग समाप्त होते जाते हैं। क्यों शाइनिंग समाप्त हो गए? तो उसके ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का लेयर जम जाता है, जिसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी कॉपर के बर्तन जो होंगे उसके चारों तरफ ग्रीन लेयर का डेवलपमेंट होना कौन सा प्रोसेस कहलाया? कोरोजन प्रोसेस। यहां पर क्या होता है, अब इस पॉइंट को आप स्टडी कीजिए। सपोज कीजिए कि हमने कॉपर का बर्तन लिया, तो कॉपर के जो मेटल है सरफेस एटम पे सारे के सारे Cu एटम है। तो ये सरफेस एटम जो है कॉपर एटम सरफेस के हैं, तो ये कॉपर एटम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। जस्ट सिमिलर टू मैग्नीशियम कोरोजन। मैग्नीशियम में जो कोरोजन होते हैं सेम प्रोसेस इसका हो रहा है। कॉपर क्या किया? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो यहां पर फर्स्ट लेयर किसका बना? कॉपर ऑक्साइड का। लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड ज्यादा देर के लिए एक्सिस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर ये कॉपर ऑक्साइड, कुछ कॉपर ऑक्साइड
मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया। रेस्ट बचे हुए कॉपर ऑक्साइड जो थे वो कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर दिया। तो दोनों का कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर का। यानी कि कॉपर मेटल के सरफेस पे ग्रीन कलर का डेवलपमेंट होना कैसा प्रोसेस है? कोरोजन प्रोसेस है। और इसमें कौन से कंपाउंड डेवलप करते हैं? तो सबसे पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसमें कुछ कॉपर हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है सबसे पहले। तो कुछ कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिया। और कुछ कॉपर ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उनके साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर दिया। और इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन कलर। तो कोरोजन इन कॉपर देखा हमने। अब हम ध्यान देते हैं कोरोजन इन एल्युमिनियम मेटल। हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन खरीद कर लाते हैं, काफी शाइन देता है, समय बीतते जाते हैं, उसका यूज करते जाते हैं तो शाइनिंग, इस एल्युमिनियम मेटल का शाइनिंग धीरे धीरे समाप्त होते होते काला पड़ जाता है। यानी काला कलर का जो डेवलपमेंट हुआ उनके सरफेस के ऊपर, कौन सा प्रोसेस कहलाया? कोरोजन प्रोसेस। और ये कैसे हो रहा है? तो सरफेस का जो एल्युमिनियम एटम है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। और इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। सो दैट एल्युमिनियम मेटल के चारों तरफ ब्लैक कलर का डेवलपमेंट होना कोरोजन प्रोसेस कहलाता है। और कौन से कंपाउंड बनते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? अब हम कोरोजन प्रोसेस हम गोल्ड और सिल्वर में देखते हैं। कोरोजन इन सिल्वर, चांदी का बर्तन या चांदी का ज्वेलरी हम खरीद कर लाते हैं, काफी शाइन देता है, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते उसकी शाइनिंग समाप्त हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो सरफेस का जो सिल्वर एटम है, जो ऑर्नामेंट है, जो बर्तन है, उसका सरफेस का जो सिल्वर एटम है, ये सिल्वर एटम एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसके साथ, हालांकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन कर बैठते हैं और रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? सिमिलरली गोल्ड का भी सेम प्रोसेस होता है। गोल्ड एटम भी जो होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो एयर में है प्रतिक्रिया करके औरम सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसका कलर कैसा हो जाता है? इसका भी कलर ब्लैक हो जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो हमने क्या देखा? कोरोजन क्या है? यह अनडिजायरेबल नेचुरल फेनोमेना होते हैं जो कहां पे होता है? सरफेस के मेटल के ऊपर होता है। और सरफेस के मेटल के ऊपर कंपाउंड का डेवलपमेंट कर बैठता है नेचुरली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस का स्टडी करेंगे। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम रस्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे, रस्टिंग प्रोसेस को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इस पॉइंट को समझने के लिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, पॉइंट 1, by using primer, paints, oil, grease on the surface of
आयरन मेटल। सेकेंड, हम आयरन मेटल को पेंट कर दिए, प्राइमर लगा दिए, ऑयल लगा दिए, ग्रीस लगा दिए, तो कुछ देर के लिए हम कोरिजन प्रोसेस को यानी रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड, बाय यूजिंग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जिंक मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, और ये आयरन का आइटम है, उसको हम उस पिघले हुए या मोल्टेन जिंक में हम डिप्ट आउट कर लेते हैं, डालकर निकाल लेते हैं। तो इसके चारों तरफ जिंक का लेयर लग गया, जिंक का लेयर आ गया, और जिंक में कोरिजन प्रोसेस नहीं होते हैं, यानी आयरन मेटल के चारों तरफ जिंक का लेयर का डेवलपमेंट हो जाना गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तीसरा पॉइंट, बाय इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि निकेल या क्रोमियम या टीन, निकेल, क्रोमियम या टीन का एक लेयर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से, ये लोहे का एक आइटम है, इस पे हमने क्या किया, टीन का लेयर एक चढ़ा दिया, या हमने क्या किया, क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया, या निकेल का लेयर चढ़ा दिया। तो ये सब सारे चीजों में रस्टिंग नहीं होते हैं, तो इस प्रोसेस का यूज करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करके हम रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग रस्टिंग और यानी एनसीडीटी कोरोजन प्रोसेस का स्टडी किए। थैंक यू।